नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 3 सितंबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज यहाँ पर है। एंड इसकी पूरी पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दी जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। यूजीसी ने प्रपोज किया है क्लस्टरिंग ऑफ कॉलेज। क्यों भाई, अचानक से यूजीसी को क्या भूत चढ़ गया दैट यूजीसी ने ऐसे किया? देखो, आपको पता होना चाहिए 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था, जिससे कहा गया था एजुकेशन सेक्टर को रिस्ट्रक्चर करने की बात, राइट? तो उसी के रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर ही यूजीसी दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा फाइनली ये गाइडलाइन लाया गया है, जिसके तहत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर सारे अलग अलग कोर्सेज जिससे आपको मिल सके, है ना? तो वो हुआ मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। और यूजीसी ने एक गाइडलाइन भी निकाला है दैट देखो भाई, अगर बहुत सारे सोचो कॉलेज है, एक साथ आ जाओ, आप क्लस्टर बना लो, क्लस्टर बना के आप लोग एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बन जाओ, है ना? वही चीज देखिए गाइडलाइन बोला गया, गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। ये एम करेगा टू हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज, जिससे वो अप्रोप्रिएट रूल्स और अप्रोप्रिएट पॉलिसीज फ्रेम आउट कर सके। इसके कुछ कुछ की हाईलाइट्स जो है वो है एकेडमिक कोलैबोरेशन थ्रू क्लस्टर्स। दैट इज सिंपली बोल दिया गया है दैट क्लस्टर्स बनाया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, जिससे ऑफलाइन मोड एज वेल एज ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से बेसिकली वो सारे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो है वो लोगों बच्चों तक जिससे एक्सेस हो सके। क्लस्टर सिस्टम का इंपॉर्टेंस ये है ना दैट इनसे कहा जा रहा है ग्रेड्स भी इंप्रूव होंगी। जी हाँ दोस्तों, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा जो ग्रेड्स बेसिकली क्या होता है ना, देखो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो तो बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, क्रेडिट सिस्टम होता है। दैट इज फॉर एग्जांपल पॉइंटर सिस्टम तो आपको पता है ना, हाँ 8 पॉइंटर आया है, 9 पॉइंटर आया है, 9.5 पॉइंटर आया है, सुना है बहुत ज़्यादा, है ना? नाउ इसी में एक सिस्टम होता है जिसको क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं। दैट इज अगर सोचो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, राइट? तो आपको इंजीनियरिंग में बोल दिया जाएगा that देखो भाई, पूरा इंजीनियरिंग जो करोगे आपको 182 क्रेडिट्स करने पड़ेंगे, तो ही आपको पूरा इंजीनियरिंग का डिग्री देगा, ठीक है? अब आपने सोचो 182 क्रेडिट्स जो है आपने 6 सेमेस्टर्स में ही कंप्लीट कर ली, और बाकी 2 सेमेस्टर तो बचे हुए हैं ना। क्या कीजिएगा, आपने सोचा चलो भाई इन दोनों सेमेस्टर में भी और भी मैं 40 क्रेडिट्स को अर्न कर लेता हूं, तो आपने 40 क्रेडिट्स एक्स्ट्रा अर्न कर लिए, राइट? और उस 40 क्रेडिट्स को बाद में आप दूसरा कोई कॉलेज में अगर एडमिशन लेने जा रहे हो ना, या फिर साइड बाय साइड अगर कोई दूसरा कॉलेज से कोई डिग्री ले रहे हो, तो आप उस क्रेडिट को इस वाले कॉलेज में ट्रांसफर करके अपने डिग्री को जल्दी हासिल कर सकते हो। समझ रहे हो बात? तो वही चीज बोला गया क्रेडिट, इसी को तो कहते हैं क्रेडिट मोबिलिटी, जो क्या मैंने बोला अभी। समझ गए आप? नाउ एक्सपैंडिंग द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, ये तो मैंने बोल ही दिया। ऑफ कोर्स अगर मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा तो हर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में हम लोग देखेंगे दैट हाँ लैंग्वेजेस में, लिटरेचर, म्यूजिक, है ना, स्पोर्ट्स, ये सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं वेराइटीज हमें जरूर देखने को मिलेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कुछ कुछ इसके जो एम्स थे वो थे, पहला मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस को बनाना हमारे देश में, जिसके तहत ये इन्विसाज किया गया था दैट सन 2040 तक, दैट इज बाय 2040 हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड एम टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसमें स्टूडेंट का इनरोलमेंट जो है ना वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में होगा। अनडिजर्व्ड रीजन, नाउ कहा जा रहा है दैट इट ऑल्सो सेज दैट मोर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन अनडिजर्व्ड रीजन, वैसे रीजन जो क्या बहुत पिछड़े रीजन है। अब आप खुद सोचो ना, वहां पर अगर हायर इंस्टीट्यूशंस बैठेंगी, सोचो कोई कॉलेज बैठ गया, तो ऑफ कोर्स पहले वहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं हो रही थी, अब ये कॉलेज बढ़ गया तो कॉलेज के बच्चे यार अब कॉलेज में जाते हैं यूजुअली पैसे वाले लोग जाते हैं, मतलब सोचो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर बढ़ गया, राइट, तो पैसे वाले ही लोग होंगे जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिए होंगे। अब उनको बाहर में पार्टी शार्टी चाहिए, पार्टी शार्टी करने के लिए होटल्स चाहिए, है ना? तो एक अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट हो गया ना, इवेंचुअली यू कैन अर्न फ्रॉम दैट रीजन, राइट? क्रिएटिंग न्यू इंस्टीट्यूशन, कहा जा रहा है बाय 2030 देयर should be one large multidisciplinary higher education institution.
है ना। एंड इसको अचीव किया जाएगा, दैट कैसे अचीव किया जाएगा, ऑफ कोर्स ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है इसको कंसोलिडेट करके, है ना। तो यही चीज के बारे में इसमें बोला गया था। नेक्स्ट सरोगेट एडवर्टाइजिंग। देखो पहले तो इस सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्यों न्यूज में था उसको डिस्कस करने से पहले आप इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। आपने सुना होगा वो ऐड देखा ही होगा, बोलो जुबा केसरी, है ना। किस चीज का ऐड दे रहा है वो? टेक्निकली वो लोग बोल रहे हैं नहीं हम लोग इलायची का ही ऐड कर रहे हैं, बट एक्चुअली में पता है क्या है, विमल पान मसाला होता है, विमल गुटखा होता है, उस नाम से ये लोग गुटखा को बेच रहे हैं। समझ लो बात। तो दैट इज कॉल्ड सरोगेट एडवर्टाइजिंग, दैट आप एडवर्टाइजमेंट कुछ दूसरा चीज का कर रहे हो बट हो कुछ दूसरा चीज का एडवर्टाइज जा रहा है, समझ रहे हो। तो वही चीज बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया और फाइनली स्ट्रिक्ट कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस लाए हैं ऑन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। पहले तो देख लेते ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है सेंटर के द्वारा। देखो इसमें यह देखा गया दैट बहुत सारे अल्कोहलिक स्पिरिट्स और बेवरेजेस, दैट इज दारू के बोतल, है ना, उनको बेचा जा रहा था इन द नेम ऑफ सीडीज। जी हाँ, इन द नेम ऑफ क्लब सोडा। सुना ही होगा कार्ल्सबर्ग के बारे में, वो क्या है बोलता है ना, कार्ल्सबर्ग क्लब सोडा बोलता है ना, इस टाइप से। तो अगेन उसमें पता है उसका एक ड्रिंकिंग बेवरेजेस भी आता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस, है ना। वो प्रचार तो ग्लास का कर रहा है, वो प्रचार तो सोडा का कर रहा है, बट एक्चुअली में अगर आप जाओगे तो देखोगे तो प्रचार दूसरा चीज का हो रहा है, समझ रहे हो। वैसे ही वही जुबा केसरी वाला जो ऐड है, देखो यहीं पे बोला गया टोबैको और गुटखा को प्रमोट किया जा रहा है इन द नेम ऑफ कार्डमम, समझ रहे हो। तो ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग है। अब देखो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, अब ये क्या है, काइंड ऑफ लूप होल ही ना था कानून में। अब वो कौन सा कानून था, एक कानून बनाया गया था सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट ऑफ 2003। अब इसमें बोल दिया गया था तो देखो कोई भी टोबैको प्रोडक्ट को आप या फिर अल्कोहल को डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट ओपनली नहीं कर सकते, उसमें हम लोग बैन लगा रहे हैं। ठीक है, आपने इस कानून से बैन तो लगा दिया, बट अब यह है ना दैट दिमाग बहुत चलता है बिजनेसमैन लोगों का वो लोग सरकमवेंट करेंगे ही आपके आइडिया को, राइट। और कैसे कर रहे थे, ऐसे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करके। इसीलिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गाइडलाइंस लेकर आया है जिसके तहत प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड इंडोर्समेंट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022 के तहत क्लियरली बोल दिया गया है दैट ये सरोगेट जो एडवर्टाइजमेंट है ना ये भी बैन है, पेनल्टी लगा हुआ है। इनफैक्ट इसमें बोला गया है मॉनिटरी पेनल्टीज टू द ट्यून ऑफ ₹10 लाख फॉर फर्स्ट ऑफेंस। अगर सब्सिक्वेंट आप एक बार तो पेनल्टी लगने के बाद भी अगर आप नहीं सुधरे तो आपसे 50 लाख रुपए का सब्सिक्वेंट आपसे फाइन चार्जेस करी जाएंगी। नेक्स्ट है क्राइम्स इन इंडिया। रिसेंटली हम लोगों ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कुछ डेटास भी डिस्कस किया था, बट इस आर्टिकल में ओवरऑल क्राइम के बारे में बोला जा रहा था दैट 2021 में अगर देख लीजिएगा तो अराउंड 50,000 से भी ऊपर क्राइम हमें देखने को मिला, जो क्या 2020 के कंपैरेटिवली 6% ज़्यादा है भाई मेरे। इनफैक्ट क्राइम्स की बड़ी कहाँ है पता है, तेलंगाना, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन रीजन्स में क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओवरऑल क्राइम अगर इंडिया में देखोगे तो इट हैज़ इंक्रीज बाई 7.6%। इनफैक्ट जो वायलेंट क्राइम्स और सुसाइड अगर देख लोगे ना 2021 में तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और द मेन रीज़न इज द पैंडेमिक। बोला जा रहा है डेथ ड्यू टू सुसाइड इन 2021 में कितना हुआ था पता है, 12 लोग सुसाइड किए थे हर 1 लाख पर्सन के ऊपर, है ना। मतलब हमारे तो करोड़ में पर्सन्स है, तो आप सोचो कितने लोगों ने सुसाइड किया है। तो यहां पे बोला जा रहा है 12 पर 1 लाख, मतलब 1 लाख पे 12 लोगों ने सुसाइड किया था सन 2021 में, जो क्या पास्ट के 5 साल में सबसे ज्यादा भी डेटा था। इनफैक्ट क्राइम अगर अगेंस्ट चिल्ड्रन देख लीजिएगा, उसने प्री पैंडेमिक लेवल को भी पास कर लिया। आप देखो पैंडेमिक के समय तो खैर सब कोई तो घर में घुसे हुए थे, कहाँ क्राइम्स होगा ज़्यादा, है ना, बट तब भी हुआ था। बट या चाइल्ड के अगेंस्ट जो क्राइम था ना वो प्री पैंडेमिक लेवल जो था उसको भी क्रॉस कर चुका है। इनफैक्ट डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट जो है वो भी बढ़ा है बाई 14.3% एज वेल। ठीक है, तो ये सब चीज़ कुछ देखिए। जब इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो क्रीमैक नाम का प्लेटफॉर्म के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आर्टिकल दिया हुआ था। देखो ये जस्ट एक फैक्चुअल पर्पस के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था सन 2020 में। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत शेयर किया जाएगा इन्फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट किया जा सकता है
एक्शन अमंग ऑल द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और किस किस के ऊपर भैया, अगर कोई भी रीजन में सीरियस क्रिमिनल इंसिडेंट हो गया जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर कोई दूसरा शॉर्ट ऑफ सीरियस केमिकल इंसिडेंट, क्रिमिनल इंसिडेंट, तो क्रिमैक प्लेटफॉर्म में सब कुछ का डेटा अपडेट किया जाएगा। बट इसमें भी इशू है, दैट इज स्टेट्स ने अभी भी इसमें कुछ भी अपडेट नहीं किया है। और ध्यान दीजिएगा ये प्लेटफॉर्म जो है रन किया जाता है बाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। नेक्स्ट, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता क्या है भैया, देखो ये एक इंडिकेटर है, जैसे क्या है ना दैट हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो उनको उन सेक्टर्स में जा जाकर बेसिकली सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं और पूछा जाता है दैट बताइए आपको क्या लग रहा है दैट आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग देश में कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा भी क्या घटेगा। तो उसके सर्वे के बेसिस पे कुछ कुछ पॉइंटर्स जोड़े जाते हैं और उसमें 0 to 100 पॉइंट के बेसिस पे बेसिकली वेरियस इंडस्ट्रीज को रैंक किया जाता है, राइट। अब अगर आपका जो रैंक 50 के ऊपर है, अगर आपके इंडस्ट्री का रैंक, मतलब आपके इंडस्ट्री में एक्सपेंशन होने वाला है, अगर ऊपर में तो एक्सपेंशन होगा, बट इसके अगर नीचे आपका रैंक है ना, मतलब एक्सपेंशन नहीं कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। ऐसा प्रेडिक्शन है काइंड ऑफ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये काइंड ऑफ सर्वे है, ये मैं बार बार बता रहा हूं, देखो वही चीज लिखा हुआ है, ये एक सर्वे है सर्वे बेस्ड मेजर है जो क्या दिखाता है दैट हाँ की बिजनेस वेरिएबल्स में क्या परसेप्शन है आने वाले समय में, दैट वो बिजनेस बढ़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। तो लेटेस्ट जो पीएमआई है इट वाज बेस्ड ऑन द सर्वे रिस्पॉन्स कलेक्टेड बिटवीन इतना एंड इतना, ठीक है, जिसमें परचेजिंग मैनेजर्स ऑफ अराउंड 400 मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को बेसिकली काउंट किया गया। मैन्युफैक्चरिंग फर्म बोल रहा हूं मैं, सर्विस फर्म नहीं बोल रहा हूं ना। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसमें क्या क्या देखा जाता है, किन किन डेटास को कैलकुलेट करके अल्टीमेटली फाइनली ये मैनेजर इंडेक्स निकाला जाता है। एक तो एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट देखा जाता है, वहाँ पे नए ऑर्डर कितने मिले हुए हैं, इन वहाँ का उस इंडस्ट्री का इन्वेंट्री लेवल कितना है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सप्लाई डिलीवरीज कितना हो रहा है, ये सब कुछ देखकर अल्टीमेटली वो चीज़ निकाला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया, देखो एक्चुअली क्यों न्यूज़ में था पहले तो ये बतला देता हूँ। इंडिया और नेपाल ने जो है एग्री किया है एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर, जिसके थ्रू ये लोग कोई भी नॉलेज या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, दैट इज इंडिया नेपाल के साथ शेयर करेगा, नेपाल इंडिया के साथ शेयर करेगा, रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ कॉरिडोर्स या फिर इंटरलिंकिंग एरियाज। इंटरलिंकिंग एरियाज मतलब वैसे रीजन्स जहाँ पर सोचो यहाँ से जंगल ही जंगल है, ठीक है, वो इंडिया में भी लाई कर रहा है, आपका जाकर नेपाल में भी लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया, क्योंकि नेपाल में भी उसको प्रोटेक्शन, उस रीजन को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इंडिया में भी उस रीजन को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ये एक इकोलॉजिकल प्रोटेक्टेड एरिया होता है विच स्पैन्स ओवर द बाउंड्री ऑफ मोर देन वन कंट्री, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला रीजन शायद इंडिया नेपाल के बीच में होगा। अब अगर ये रीजन में मानूँ तो किस किस देश के बीच में होगा, नेपाल, इंडिया और भूटान के बीच में। तो वो भी तो एक, ये भी तो एक ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया है ना जी, ठीक है। तो इंडिया का जो ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया जो कि शेयर करता है नेपाल के साथ, वो कुछ यही है, देखो कंचनजंगा कंजर्वेशन एरिया 13, आर्क लैंडस्केप, सैक्रेड हिमालयन लैंडस्केप, ठीक है। तो ये तो खैर नेपाल, सिक्किम, भूटान में बेसिकली ये किया हुआ है, ये वाला रीजन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ रीजन है ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया का। आपको डेफिनेशन याद रखना था ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया होता क्या है। Next, greenhouse gas and sea level reached record highs in the year 2021. In fact, रिपोर्ट रिलीज किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने इस रिपोर्ट में क्लियरली बोला है दैट द नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन एटमॉस्फेयर जो है पार्ट्स पर मिलियन, अगर देख लीजिएगा, वो बढ़ा है सन 2020 के तुलना में सन 2021 में बाई द 2.3 पार्ट्स पर मिलियन। कुछ अदर भी इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स है, जैसे बोला गया है सी लेवल जो है ना ये राइज कर रहा है फॉर द 10th ईयर इन अ रो, मतलब राइज किए जा रहा है ना। और अगर एवरेज देख लीजिएगा 1993 से जो भी सैटेलाइट डेटा के थ्रू जो भी मिला है उससे पाया गया है दैट उस लेवल से 8 इंच ऑलरेडी बढ़ गया है ऊपर, विच इज ह्यूज। बोला जा रहा है ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट 2020 में तो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर रहे हैं। जैसे द वेरी गुड एग्जांपल इज फिलीपींस में जो सुपर टाइफून राय आया था, उससे अराउंड 400 लोगों की मृत्यु हुई थी, है ना। और ये बहुत भयानक स्टॉर्म था। बोला जा रहा है प्रीमेच्योर ब्लूमिंग हुआ था चेरी ट्रीज का इन क्योटो जापान, और ये प्रीमेच्योर पता है कब हुआ था लास्ट 1409 में भैया, अभी हुआ है बाद में जाके
यू नो आई मीन 21st सेंचुरी में ये सब हमें देखने को मिला है। जो 15th सेंचुरी में इंसिडेंट हुआ था वो अभी जाके 5 सेंचुरी बाद में ही हमें देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट 6 सेंचुरी बाद। सोच रहे हो 600 साल बाद अगर इस टाइप के इंसिडेंट देखे तो अगेन सोचना पड़ेगा हमें, है ना, दैट हाँ क्लाइमेट चेंज तो हो रही है। इंसिडेंट्स ऑफ वाइल्ड फायर हैज ऑल्सो गेट इंक्रीज। ये सब कुछ इंसिडेंट फैक्चुअल बातें दी हुई हैं जो कि आप अपने आंसर के पॉइंट्स में लिख सकते हो। कभी भी पूछा जाए ना आपसे दैट बताओ भाई इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है तो उसके रिलेटेड अगर सपोर्टिंग पॉइंट्स में लिखना हो तो आप आराम से लिख सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक अमेरिकन साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि प्रेडिक्ट करती है चेंज इन क्लाइमेट, वेदर, ओशन, कोस्ट एंड कोस्ट ऑफ कोर्स। और ये जो नॉलेज है जो भी इनको मिलता है वो शेयर करती है डिफरेंट अदर रीजन्स में भी, क्योंकि अल्टीमेटली देखो जो भी नॉलेज है इफ़ यू आर शेयरिंग दैट नॉलेज देन इट बिकम्स गुड फॉर द लार्जर पब्लिक इन लार्ज। ठीक है, नेक्स्ट मॉक्सी, ऑक्सीजन ऑन मार्स। मॉक्सी का फुल फॉर्म मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इनफैक्ट मॉक्सी ने प्रोड्यूस किया है फर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, जिससे ह्यूमन का नीड को सेटिस्फाई किया जाए ना। सवाल होता है क्या रिसोर्स को यूटिलाइज किया भाई? देखो मॉक्सी ये इंस्ट्रूमेंट है मॉक्सी, ठीक है, इसको नासा के द्वारा सेंड किया गया था ऑन परसिवरेंस और इसको बनाया गया था मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज MIT के द्वारा। ये वर्क करता है एक प्लांट के तरह। अब प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को सक करता है, एब्जॉर्ब करता है, राइट, और प्योर ऑक्सीजन को रिलीज करता है। वैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट भी काम करता है। 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर आवर रिलीज करता है, सिमिलर टू मॉडरेट साइज ट्री। मतलब ये काइंड ऑफ ट्री ही है ये मॉक्सी, है ना। और ये प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है अगर इसको स्केल अप कर दिया गया ना फ्यूचर में तो ह्यूमन मिशंस जो कि दुनिया में भेजे जाने की बात की जा रही है, आराम से हम कोई भी प्लैनेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पता है। इनफैक्ट ऑन दिस स्केल इट कैन बी यूज टू फ्यूल द रॉकेट्स एज वेल, है ना। उस रॉकेट्स के लिए फ्यूल भी बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आराम से अगर सोचो यहां से अगर मैं मार्स में एस्ट्रोनॉट को भेज रहा हूं तो मार्स से फिर लौटने के लिए फ्यूल भी तो चाहिए भाई। इस टेक्निक से ही वो फ्यूल तैयार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वॉस्टॉक 2022, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था एक मल्टीलैटरल स्ट्रैटेजिक और कमांड एक्सरसाइज जिसको कहते हैं वॉस्टॉक। नाउ ये वॉस्टॉक ऑफ कोर्स रशिया में ही कंडक्ट किया गया था, है ना। और ये एक्सरसाइज इंक्लूड करता है पार्टिसिपेशन बाय चाइनीज PLA एज वेल, और उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसका एम यही था दैट इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन अमंग अदर पार्टिसिपेटिंग मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स जो भी थे, जैसे इंडिया भी था, तो उसमें कैसे इंटरऑपरेबिलिटी को कैसे इन्हांस किया जा सके, राइट। और पार्टिसिपेटिंग कॉन्टिजेंट जो भी थे दे वर ऑल्सो इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वर फ्रॉम CSTO दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डिफरेंट अदर पार्टनर्स भी इसमें इंक्लूडेड थे बहुत सारे, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं MCQs में दोस्तों। कल के MCQs की अगर बात करें तो पहला वाला MCQ में दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, इसलिए सी वाज आंसर। दूसरे में ऑफ कोर्स इंडिया वाज आंसर बिकॉज देमचौक जो है ये इंडिया का ही रीजन था। ठीक है, सो यस CC विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। ऑफ कोर्स सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही था, मैंने देखा था, एक्चुअली मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालना भूल गया, कोई बात नहीं। आज का आंसर आप लोग लिखिएगा मॉक्सी। मॉक्सी वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज यूज्ड टू जनरेट ऑक्सीजन इन विच प्लैनेट? मार्स, वीनस, जुपिटर या फिर मर्क्यूरी। Next, consider the following statement regarding Purchasing Manager Index. It is used to calculate and predict future growth in India's service sector only. PMI more than 50 indicates expansion in manufacturing. Which among the statement is correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. This was all about the discussion for today's class, guys. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.